Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम बात करेंगे श्योरिटी बॉन्ड मार्केट के बारे में, साथ ही हम समझेंगे मॉनसून और यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया में आने वाला रिट्रीटिंग मॉनसून। अलॉन्ग विद दैट हम एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल यहाँ पर कवर करेंगे विच इज़ टॉकिंग अबाउट दी चिल्ड्रन, जो कि डेमोग्राफिक एआई रेगुलेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से जो इंडिया का डिजिटल एक्ट है और एआई रेगुलेशन है उसमें क्या तालमेल नहीं है और इंडिया का आउटलुक यहाँ पर क्या होना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे अजरबैजान अर्मेनिया की ऑनगोइंग वॉर और इसी के कारण कॉस्कसस रीजन यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द फिलीपींस, जिसने फ्लोटिंग बैरियर जो यहाँ पर चाइना के द्वारा बनाया गया था उसको कट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे S&P ग्लोबल की इंडिया की जो ड्रॉ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसके बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे SAR-FAESI एक्ट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। पहला आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है श्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था जहाँ पर ये श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड को रिलीज़ करना चाहते थे, ठीक है, जो कि एक तरीके के ऑल्टरनेटिव्स थे टू द बैंक गारंटी इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए, यूजुअली क्या होता है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर शुरू किया जाता है और अचानक से अगर ये बंद हो जाते हैं तो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, बट वो लगातार किसी न किसी कारण से यहाँ पर लॉन्च नहीं हो पा रहा है। सो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले आपको समझना होगा ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो यूजुअली अगर हम बोले तो श्योरिटी का मतलब है एक तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि इंश्योर करती है उन सारी पार्टीज़ को जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी होता है तो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर किसी पार्टी को झेलना नहीं पड़ेगा। इसमें बेसिकली तीन लोग आपको देखने मिलेंगे, एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है, एक होता है ऑब्लिगी और एक होती है श्योरिटी। प्रिंसिपल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑब्लिगी को रिक्वायर होता है प्रिंसिपल टू बी बॉन्डेड। यहाँ पर यूजुअली ऑब्लिगी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगी। प्रिंसिपल यहाँ पर वो व्यक्ति होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है और यही परचेज करेगा श्योरिटी बॉन्ड को। श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर गारंटी देता है work of principal to obligee. Okay, so for example, if a construction company fails to complete a project as agreed before, the surety bond compensate the client for the losses. Basically what it is doing, it is ensuring any kind of financial protection and guarantee that the contract will be fulfilled. All right, चलिए, क्योंकि यहाँ पर IRDAI का इस्तेमाल किया गया है, IRDAI वर्ड यहाँ पर आया है, दैट मीन्स हमें समझना होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पूरे इंडिया में जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसको देख रेख करने का काम करती है। अगर हम बात करें तो IRDAI को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में थ्रू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999। प्राइमरी जो पर्पस है IRDAI का, वो जितनी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी इनके अंदर एक रेगुलेशन क्रिएट करना, इंश्योरेंस को लोगों तक पहुंचाना, उसके अंदर जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिससे लोग सामना करते हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने जैसी बात यहाँ पर की जा रही थी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं इंडिया के मॉनसून के बारे में। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बात की है कि जो विड्रॉवल है साउथ वेस्ट मॉनसून का, ये थोड़ा सा डिले हो गया है। कारण क्यों, कुछ इस तरीके से समझिए। यूजुअली इस साल आपको सभी को पता है कि जो ईयर है वो एल नीनो ईयर रहा है, दैट मीन्स बारिश हमें थोड़ी सी कम देखने के लिए मिली है। सो जो प्री डिसाइडेड डेट थी विच वॉज 17 सितंबर, जिसमें यूजुअली जो साउथ वेस्ट मानसून है जो इंडिया में आता है इसको यहाँ पर विड्रॉल हो जाना था, लेकिन ये डिले होकर हो गया है 25 सितंबर। नाउ यू आर थिंकिंग कि हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, ये 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब मानसून विड्रॉवल यहाँ पर डिले हुआ है।
अगर हम बात करें तो मॉनसून का जो रिट्रीट है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के लिए ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिले मॉनसून की वजह से जो विड्रॉवल है वो यहाँ पर डिले हो गया है। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन हमें देखने मिल सकते हैं इन द एंटायर नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चरल रीजन इन इंडिया। बेसिकली जो एक्सटेंडेड रेनी सीज़न है, अब रेनी सीजन्स यहाँ पर बढ़ गए। आप देखिए 17 की जगह 25 सितंबर हो गया। इसकी वजह से होगा क्या, जो प्लांटिंग और ग्रोथ है रबी क्रॉप्स की, दोज हु आर बेसिकली सॉन ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून पीरियड, उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। डिले विड्रॉवल की वजह से बहुत सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ पर एक प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल आपको देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से होगा क्या, लंबे समय तक बारिश, विच मीन्स वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है और क्रॉप डैमेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्पेशली यहाँ पर जो रबी क्रॉप है उस पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए, तो ये तो रहा इस पूरे आर्टिकल के बारे में, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। हम एक क्विक रिवीजन लेंगे इंडिया के मॉनसून सिस्टम के बारे में। देखिए, यूजुअली अगर हम इंडिया में बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से मॉनसून आता हुआ दिखाई देता है। जब इंडिया में केरला कोस्ट से मॉनसून आना शुरू होता है तो हम इसे साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इसी के कारण होती है। टिपिकली 1 जून के आसपास केरला में एंटर करता हुआ ये बाकी पूरी कंट्री में जुलाई के आसपास पहुंच जाता है। और यही मॉनसून जब पूरे देश में अपनी बारिश करा देता है तो माना जाता है कि ये जो है इसका एंड हमें 17 सितंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा और लगभग 15 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर विड्रॉवल डिले हो गया है और लगातार मॉनसून हमें देखने के लिए मिल रही है, सो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट की तरह समझ आ रहा है। इसी तरीके से एक और फिनोमेना होता है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं, जो कि आपको सितंबर में देखने के लिए मिलता है। देखिए, जैसे ही भाई समर का सीज़न यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है, आपकी समर्स यहाँ पर एंड हो गई, राइट। सो जो इंडिया का जो पूरा लैंड मास है, अब ये धीरे 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 ठंडा होने लगेगा। विच मीन्स वॉट इज़ हैपनिंग भाई, अगर यहाँ पर ये लैंड मास जब ठंडा होने लगेगा, दैट मीन्स इट इज़ क्रिएटिंग दी हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर। आपको पता है ठंडा हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पर क्या होने लगेगा, हाई प्रेशर। कंपैरेटिवली जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी यहाँ पर जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ है ये इसके मुकाबले थोड़ी सी गर्म होती है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या देखने मिलता है आपको, लो प्रेशर, रिजल्ट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा लैंड और सी के बीच में। और यहीं पर एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा पूरे नदर्न इंडिया में और पूरे सदर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर। और आपको पता है एज पर द रूल हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगेंगी, एंड इसी को हम बोल देते हैं यूजुअली रिट्रीटिंग मॉनसून। दैट मीन्स देयर इज़ अ रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। सो बेसिकली जो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न है, इट शिफ्ट फ्रॉम द ऑन शोर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सीज लाइक दिस towards the land. Now it is being offshore. That means they are moving away from the land towards the sea. ओके, सो यहीं पर ये जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, आप देखेंगे जो रिट्रीटिंग मॉनसून है इसमें डोमिनेंस आपको देखने मिलेगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ चल रही है, देखिए लैंड से सी की तरफ चल रही हैं, और इसी कारण इन्हें कई बार हम नॉर्थ ईस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज़ हाउ इंडिया का मॉनसून आपको इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं एआई रेगुलेशन को लेकर। देखिए, इंडिया यहाँ पर तैयार हो चुका है ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर। पहली अपने आप में ग्लोबल समिट होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अक्टूबर में। इंडिया इसको चेयर करेगा, ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंडिया होस्ट करेगा नेक्स्ट ग्लोबल GPAI समिट को दिसंबर में। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि AI की वजह से इंडिया में $500 बिलियन का एक एडिशनल हमें अमाउंट आता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया की इकोनॉमी 2025 तक लगभग
500 बिलियन डॉलर यहाँ पर कमा चुकी होगी, जो कि पूरी जीडीपी का 10% आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है एक एथिकल एआई फ्रेमवर्क के बारे में। ओके, देखिए, इंडिया की अगर हम एक वास्ट डेमोग्राफी की बात करें, इंडिया में आपको बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिवीजन देखने के लिए मिल जाएगा। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एआई का जो रेगुलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जाती है एआई और इसका इम्पैक्ट जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट हैं उनके ऊपर क्या होगा। और इंडिया इसी बात पर एम्फसाइज कर रहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनको इस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि एआई का क्या इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स एआई का जो रेगुलेशन है वो कुछ इस तरीके से हो कि एक इंसेंटिव बेस्ड हो। बहुत सारे जो इश्यूज हैं, लाइक एडिक्शन का इशू है, मेंटल हेल्थ का इशू है, सेफ्टी फॉर चिल्ड्रंस की बात है, उन सभी को यहाँ पर एड्रेस किया जाना चाहिए। जो डेटा ड्रिवन एआई सर्विसेज हैं, देखिए उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ये चाइल्ड्स को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, बॉडी इमेज प्रॉब्लम हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू है वो है डीप फेक का, और डीप फेक से यहाँ पर एड्रेस करना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर एक एडिशनल बर्डन बन जाता है कि वो अपने बच्चों की अनअटेंडेड एक्टिविटीज़ को यहाँ पर देखें। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आपको एक और चीज़ समझनी होगी। इंडिया जो कि अपने आप में एक मल्टी लिंग्विस्टिक, आप यहाँ पर देखेंगे डाइवर्सिटी आपको देखने मिल जाएगी, इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसे में जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एआई में भी जो रियल वर्ल्ड की बायनेसेस है इनका इम्पैक्ट या इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। सो ऐसे में इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसको कुछ इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए कि वो एआई को यहाँ पर इम्प्रूव करे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, रादर उनको यहाँ पर एक एडिक्शन की तरफ ले जाए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से बात करें तो देखिए, यूनिसेफ की अपनी खुद की एक गाइडलाइन है, और ये बात कर रहा है कि जो एआई है ये हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को समझने में। चाइल्ड सेंट्रिक एआई के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर एक गाइडेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट, जो किसी भी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, चाहे हम उनके इंक्लूजन की बात करें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, सेफ्टी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी, या फिर एक हमारी बच्चों की तरफ क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस सभी को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। नाउ दिस इज़ अबाउट द आर्टिकल। हमें समझना है आखिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम GPAI के नाम से भी जान रहे हैं, एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य है आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए बहुत सारे नेशंस के बीच में कोलैबोरेशन क्रिएट करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, एथिकल कोड्स या कंडक्ट्स क्या होने चाहिए, उन सभी को निर्धारित करने के लिए GPAI को 2020 में बनाया गया था। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सारे नेशंस को यहाँ पर एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेकर आया जाए, ताकि जो पॉसिबल चैलेंज हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एआई से रिलेटेड नियर फ्यूचर में, उनको एड्रेस कर सकें। बेसिकली GPAI का जो प्रपोजल है ये यहाँ पर कनाडा और फ्रांस ने दिया था 2018 की G7 समिट में। हालांकि इसे ऑफिशियल लॉन्च किया जा सका 2020 में। GPAI की बात करें सो इट इज़ बेसिकली हॉस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। मिशन या एम के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो एआई की जो थ्योरीज़ हैं
और जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसके बीच में जो गैप है इसको यहाँ पर ख़त्म करना, रिसर्च करना, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी के बारे में बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर इनके अंदर एक कोलैबोरेशन क्रिएट करना और एआई के जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के थ्रू एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फुलफिल करना यहाँ पर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। जीपीएआई की बात करें तो इसे शुरुआती दौर पर जब 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था तो इसके अंदर 15 फाउंडिंग मेंबर्स आपको देखने मिलेंगे, जिसके अंदर ये मुख्य कंट्रीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, इन विच इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री। एक्सपांशन की बात करें तो बाद में ये एक्सपांड हुआ, यूनेस्को इसको ज्वाइन करेगा और दूसरी सारी कंट्रीज़ भी इसको ज्वाइन करेंगी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द PAI। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं वॉर इन कॉकसस। देखिए, हम एक ऑन गोइंग इशू के बारे में बात कर रहे हैं। अजरबैजान का जो शिफ्ट है, मिलिट्री रिकैप्चर इन्होंने किया है ऑफ नागरोना काराबाक रीजन, जो कि अर्मेनिया पॉपुलेटेड रीजन है, और ऐसे में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इशू हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली आप देखेंगे इन्फ्लुएंस हुआ है बाय अमेरिका, रशिया और टर्किश इंटरेस्ट, जिसके बहुत हिस्टोरिकल रूट से हमने पहले भी इसको काफ़ी डिटेल में समझा था। इन केस आपने इसको नहीं समझा है तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ में जा सकते हैं, देयर यू विल फाइंड द डिटेल्ड discussion about the Azerbaijan and Armenia's historical background। देखिए, अगर हम पुरानी कुछ चीज़ों को याद करें तो 1994 में यहाँ पर सीज़ फायर हो गया था, लेकिन लगभग 2 दशकों से ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो इशू है, ये यहाँ पर शांत था। ऐसे में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, बहुत सारे काम किए गए बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, मिन्स्क ग्रुप जिसे आप बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए ताकि इस पूरे के पूरे विवाद को यहाँ पर शांत किया जा सके। सो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। OSCE की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका काम पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन यहाँ पर प्रमोट करना है अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको OSCE देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया सारी जगह देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो कोल्ड वॉर के इरा में इसका ओरिजिन आपको देखने मिल जाएगा ड्यूरिंग 1975। CSEC की बात करें तो इसका बेसिकली जो इनिशिएशन था ये स्टार्ट ही इसीलिए किया गया था ताकि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिनके बीच में कोल्ड वॉर के समय बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, इसको ख़त्म किया जा सके। और 1995 में CSCE एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेगा और फाइनली ये बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, विच इज़ OSCE, जो कि अपने एक एक्सपांडेड रोल के बारे में बात कर रहा है, एक क्रॉस बॉर्डर रोल के बारे में बात कर रहा है, और पूरी दुनिया भर में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी और कोऑपरेशन इस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में बात करेगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 57 पार्टिसिपेट कंट्रीज़ आपको देखने मिल जाएंगी, मेजरली यूरोप, एशियन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे इंपॉर्टेंट आपको USA और कनाडा इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। सो बेसिकली इनका एक और मुख्य उद्देश्य आपको देखने मिलेगा, एक काम देखने मिलेगा, ये एक्टिवली इन्वॉल्व देखने मिलेंगे जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात होगी या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एफर्ट्स लिए जाएंगे, आप हमेशा OSCE को वहाँ पे मौजूद पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत सारे रीजन में। अगर आप बाल्कन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ कॉकेशस रीजन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा। ऐसे में हमें बात करनी होगी इसके एक OSCE के मिन्स्क ग्रुप के बारे में। देखिए, मिन्स्क ग्रुप जिसको क्रिएट किया गया था 1992 में, ये ग्रुप है जिसको फॉर्मलाइज किया गया बाय नन अदर देन बट दी
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत इसको बनाया गया, जिसका मुख्य काम था कि ना केवल हमें सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के बारे में बात करनी है, बट हमें स्टेबिलिटी को भी देखना है इन दी यूरोप। सो इसको नेम किया गया बेलारूसियन कैपिटल मिन्स्क, जहाँ पर इसकी सबसे पहली मीटिंग की गई थी। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है एक मीडिएट पीसफुल सेटलमेंट क्रिएट करना बिटवीन दी नागर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, अगर हम बात करें सो यहाँ पर आपको चेयरमैनशिप की बात करें, सो मिन्स्क ग्रुप को यहाँ पर को चेयरमैनशिप फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाता है, और इसके 3 को चेयर कंट्रीज आपको देखने मिलेंगी, इंक्लूडिंग रशिया, फ्रांस एंड दी यूनाइटेड स्टेट्स। और ये पूरी कंट्रीज आपको देखने मिल जाएंगी विच आर दी पार्ट ऑफ दिस लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस विच रिमूव द चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शॉल। देखिए हुआ क्या है, फिलीपींस ने यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर, जिसे चाइना के कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर प्लेस किया था, जिसका नाम आप देख रहे हैं, इट इज़ दी साराबोक शॉल, जो कि साउथ चाइना सी विच इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पर इसको इन्होंने कट कर दिया है। ऐसे में हमें समझना है क्या है कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, फिलीपींस का बोलना है कि ये इलीगल और इलेजिटिमेट है, एक 300 मीटर लंबा लॉन्ग बैरियर यहाँ पर चाइना ने क्रिएट कर दिया है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये फिलीपींस के जो फिशरमैन हैं उनको यहाँ पर रोकता है। ओके, अब देखिए, चाइना का अपना अलग प्रोस्पेक्टिव है, हम सभी को पता है चाइना साउथ चाइना सी पॉलिसी पे काम कर रहा है। ऐसे में शार्कब्रॉक जो शोल है, यहाँ पर इसकी मौजूदगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक विवाद को गर्मा देती है। सबसे पहले आई वांट यू टू सी दिस पर्टिकुलर इमेज, और यहाँ पर आप देखेंगे शार्कब्रॉक शोल। चाइना का क्लेम है कि भाई जो उसकी पूरी सॉवरेनिटी की बात करेंगे ये चाइना की है। ओके, चाइना आर्ग्यू करता है कि भाई अगर आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, तो उसका अपना कंट्रोल आपको देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, और इसीलिए ये इसको इंक्लूड करता है अपनी 9 डैश लाइन के अंदर और अपना खुद का टेरिटोरियल क्लेम दिखाता है। वहीं अगर हम फिलीपाइंस की बात करें तो ये इनका बोलना है कि जो सॉवरेनिटी है शार्कब्रॉक शोल की, वो पैंतांग शॉल के साथ रहती है। फिलीपींस का आर्ग्यू ये है कि अगर हम हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा क्लोज विसिनिटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही फिलीपींस का ये भी बोलना है कि जो शाओल रीजन है, इट फॉल्स विद इन दी EEZ। देखिए, ये फिलीपींस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट बनता है, जिसे UN क्लॉज के द्वारा डिफाइन किया गया है। 2012 में जो मेजर चाइना और फिलीपींस की जो इशू है वो इस क्षेत्र में लगातार हमें बढ़ते हुए देखने के लिए नज़र आ रहे हैं। चलिए, स्कारबोरो की बात करें तो ये लार्जेस्ट एटॉल है जो आपको साउथ चाइना सी में देखने के लिए मिलता है। अगर हम एटॉल की बात करें तो आप सभी को पता है कि रिंग शेप्ड कोरल रीफ होती है, आइलैंड होता है, सीरीज ऑफ आइसलेट्स होती है। ठीक है, सो ये जो एटॉल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय अ वाटर बॉडी कॉल्ड अ लगून। लोकेशन की बात करें तो लगभग 120 नॉटिकल माइल्स वेस्ट में आपको फिलीपाइंस आइलैंड्स ऑफ लुजोन के ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी बात करें तो ये आपको EEZ जोन में देखने के लिए मिल जाएगा फिलीपींस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं हम तो ये वो एरिया होता है ओशन का जनरली जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी नेशन टेरिटोरियल बाउंड्री के पास देखने के लिए आपको मिलेगा। ओके, इसको चाइना ने 2012 में सीज कर लिया था एज दी होंगेनियन आइलैंड एंड फोर्स्ड फिलीपींस फिशरमैन कि भाई वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं करें, और चाइना ने क्रिएट कर दी थी ये 9 डैश लाइन, ये जो आपको रेड कलर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, इंडियन बैंक्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं अट्रैक्टिव टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ताकि एक बेटर रिटर्न्स दिए जा सकें ड्यू टू फैक्टर्स सच एज क्रेडिट ग्रोथ, अगर आप बात करें इम्प्रूव्ड मार्जिन्स की बात करें, स्टेबल एसेट क्वालिटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू नन अदर देन बट S&P ग्लोबल मार्केट रिकॉर्ड। टोटल मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की विच आर होल्डिंग इन इंडियन बैंक, इट हैज़ बीन राइज अप
30 जून की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो होल्डिंग अमाउंट है इट हैज़ अमाउंटेड टू 8.36 ट्रिलियन, अप फ्रॉम 7.71 ट्रिलियन अर्लियर। ओके, और यही 6.73 ट्रिलियन का जो ग्रोथ आपको देखने के लिए मिला है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये इसीलिए जो कंसंट्रेशन है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसे अगर आप बात करेंगे एफआईआई को इंक्लूड करना इन दी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। एफआईआईएस की बात करें तो ये एक एंटिटीज़ होती हैं। टिपिकली अगर हम बात करें तो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट फंड या ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूजुअली किसी फॉरेन कंट्रीज़ में बेस्ड होती हैं, बट दे इन्वेस्ट इनटू द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एनी अदर कंट्री। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एक ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉर एग्जांपल यूएसए में बेस्ड है, बट ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया के नेशनल जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स मार्केट हैं, इन सभी के अंदर करेंगे, तो आप इन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात बोल सकते हैं। देखिए, इनकी जो एंट्री और एग्जिट होती है मार्केट में, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम बात करें या किसी भी कंट्री में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी आपको लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा बाय दी एफआईआईएस, तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइजेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो बढ़ती है। वहीं अगर ये विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मार्केट अचानक से डाउन हो जाता है, और ये रिसेंटली वेदांता के शेयर्स के साथ आपने न्यूज़ में सुना होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये कंट्रीज़ को बहुत तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्टिमुलेट कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर सकता है, जॉब्स आपको देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करें तो कैपिटल आउटफ्लो अगर एफआईएस का हो जाएगा तो ये एक चैलेंज क्रिएट कर देगा नेशन के सामने। यूजुअली एफआईआईएस एफडीआई से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी जो एसेट होती हैं जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बिजनेस या फिजिकल एसेट जो होती हैं किसी भी कंट्री में उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफआईआईएस एंड एफडीआई दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन यहाँ पर इशू कर दिया है टू द रेगुलेटरी एंटिटीज़, जिसमें आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें। और यहाँ पर एक स्पेशल एक्शन लेने की बात की जा रही है अंडर दी Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो हम डिटेल में समझ लेते हैं आखिर ये पर्टिकुलर एक्ट है क्या। देखिए, सारफासाई एक्ट 2002 की बात करें तो ये जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं उन के मुद्दे पर काम करता है और बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है कि वो अपने जो ड्यूज़ हैं वो अपने बोरोअर से ले सकें हु हैव डिफ़ॉल्टेड देयर लोन्स। ये एक्ट यहाँ पर इनैक्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002 ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क्स क्रिएट किया जा सके बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, सो दैट वो विदाउट डिले अपने जो ड्यूज़ हैं उनको यहाँ पर लेंदी लीगल प्रोसीजर से बचते हुए उसको ले सकें। प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि जितनी भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उनको यहाँ पर रिकवर करना विदाउट borrowers and sell them to the intervention of the court। ये एक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है बैंक को एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी या पावर ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट से यहाँ पर डील कर सके। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक्ट डिफाइन करता है अलग अलग की टर्म्स को, जैसे बोरोअर कौन होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, सिक्योर्ड असेट क्या है, डेब्ट क्या है। और ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब इस तरीके के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से डील किया जाता है। साथ ही ये जो सिक्योर क्रेडिटर होता है विच इज़ बेसिकली अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको एक तरीके से पावर देता है कि वो अपने जितने भी डिफ़ॉल्टेड लोन्स हैं उनको यहाँ पर बोरोअर से ले सकें। ओके, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन
व्हाट इज़ हैपनिंग अंडर दिस एक्ट, जो सिक्योर क्रेडिटर है दे मस्ट सर्व अ नोटिस टू द बोरोअर और डिमांड करें कि भाई आपका एक आउटस्टैंडिंग डेप्ट है, रीपेमेंट है, उसे दे दें। जब ये नोटिस यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा तब यहाँ पर एक एक्शन लिया जाएगा। अगर बोरोअर फेल हो जाता है अपना अमाउंट यहाँ पर देने से, तो एक्ट अलाउ कर देता है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आप क्या करिए, पर्टिकुलर व्यक्ति की जो संपत्ति है इसको सेल कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपने आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.